Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Assalamu alaikum dear students, this is Dr. Hamza Tanzeel and today we are discussing about the past paper, short questions and MCQs of ecosystem. स्टूडेंट ये चैप्टर जो इकोसिस्टम है ये कदरे शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आता है और ये चैप्टर आसान है, इसको अंडरस्टैंड करना आसान है, इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अब हमने ये देखना है कि इस चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर मोस्टली पूछता है एग्ज़ाम के अंदर और कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुए हैं पेपर के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है डिफाइन बायोम एंड राइट डाउन द नेम ऑफ मेजर बायोम। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी आता है और सेकेंड ईयर में भी ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन सेकेंड ईयर में ये साथ में ये लाजमी पूछता है कि मेजर बायोम्स के नाम बताने हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बायोम की डेफिनेशन देखें तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि बायोम क्या होता है, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स क्या क्लाइमेट। मतलब एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, बायोम का नाम दे रहे होते हैं। एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड को हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, बायोम का नाम दे रहे होते हैं। अगर हम मेजर बायोम्स की बात करें जो कि इस दुनिया पे मेजर बायोम्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो है एक मेजर बायोम वो फॉरेस्ट है, सेकंड जो बायोम है वो कौन सा वाला है, ग्रासलैंड है, थर्ड जो बायोम है वो हमारे पास क्या है, डेजर्ट है, फोर्थ बायोम हमारे पास क्या है, टुंड्रा है। अगर हम फिफ्थ बायोम की बात करें तो वो फ्रेश वाटर है, अगर हम सिक्स्थ बायोम की बात करें तो वो क्या है, मैरीन वाटर है। तो ये जो एक लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं जिन्हें हम लार्ज रीजनल क्या कहते हैं, कम्युनिटी भी कहते हैं, उन्हें किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, बायोम का नाम दे रहे होते हैं। अगर हम अपनी ज़मीन पे देखें तो हमें यही बायोम नज़र आते हैं छः। हमें फॉरेस्ट नज़र आते हैं, हमें ग्रासलैंड नज़र आती है, हमें डेजर्ट नज़र आता है, हमें टुंड्रा नज़र आता है, हमें फ्रेश वाटर बायोम नज़र आता है और हमें मैरीन बायोम नज़र आता है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन बायोस्फीयर एंड हैबिटेट। मतलब इसमें इसने दो चीज़ें आपसे पूछी हैं, एक बायोस्फीयर के बारे में पूछा है और एक उसने हैबिटेट के बारे में पूछा है। तो अगर स्टूडेंट हम बायोस्फीयर की बात करें कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो बायो मीन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और स्फीयर का मीनिंग क्या होता है, लेयर। तो बायोस्फीयर क्या होगा, इज़ अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। मतलब ये ज़मीन की वो थिन लेयर है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म विद इन द बायोस्फीयर नॉट ओनली अडॉप्ट themselves to the environment but also interact to modify to control chemical and physical condition of the biosphere। तो वो कह रहा है कि ज़मीन की वो थिन लेयर, मतलब ज़मीन के ऊपर वो लेयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और कह रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सिर्फ वो इस पर रहते हैं बल्कि उस अपने इन्वायरमेंट को वो क्या करते हैं, मॉडिफाइड भी करते हैं और इसके अंदर बेटर एडेप्टेशंस भी लाते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है हैबिटेट। हैबिटेट स्टूडेंट बोलते हैं किसी भी चीज़ के घर को। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्चुअल प्लेस ऑफ लिविंग होती है वो उसका क्या होता है स्टूडेंट, हैबिटेट होता है। जैसे मैं कहूँ लाइन, तो लाइन का हैबिटेट फॉरेस्ट है। अगर मैं कहूँ वेल, उसका फेरिस उसका जो हैबिटेट है वो क्या होगा, उसका हैबिटेट मैरीन वाटर है। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक्चुअल प्लेस ऑफ लिविंग होती है दैट इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, डिफाइन निच। अभी जो निच है ना ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट हम ये बात तो जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जो बिना किसी मकसद के पैदा किया गया। हर जानदार का हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई किरदार है। तो इसी चीज़ को निच कहा जाता है। तो निच क्या होता है, एंड निच इज डिफाइंड एज द रोल अ स्पीशीज प्लेड इन अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंसेस। कह रहे हैं कि स्पीशीज़ का जो हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, रोल होता है, उनकी एक्चुअली में क्या होती है, निच होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स का बेसिक रोल हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, आपको क्या लगता है। प्लांट्स हम कहते हैं कि दे आर प्रोड्यूसर्स, इनका काम है फूड को प्रिपेयर करना। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स की जो निच है वो क्या है, कि वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरह हर ऑर्गेनिजम्स की कोई ना कोई क्या होती है, निच होती है, कोई ना कोई इस कम्युनिटी में उसका कोई ना कोई रोल होता है। तो उसका ये जो रोल है कम्युनिटी के अंदर दैट इज़ कॉल्ड देयर निच। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया हुआ है तो वो ये वाला आया हुआ है।
डिफरेंस बिटवीन आर्टकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी। आर्टकोलॉजी और सिंकोलॉजी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या होता है। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इकोलॉजी। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक जानदार है, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ जो एक रिलेशन है कि वो अपने इन्वायरमेंट को क्या दे रहा है और उससे क्या ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। अब आर्टकोलॉजी क्या होता है? अगर हम आर्टकोलॉजी की बात करें तो आर्टकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन स्टडिंग अ सिंगल पॉपुलेशन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड आर्टकोलॉजी। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ ह्यूमन बींग्स, अगर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप स्टडी करें उनके इन्वायरमेंट के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टकोलॉजी। लेकिन अगर हम जनरली देखें कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है, दैट इज़ एक्चुअली इकोलॉजी। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन की का रिलेशनशिप स्टडी करें उसके इन्वायरमेंट के साथ, तो वो हमारे पास क्या होगा, आर्टकोलॉजी। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, यू आर स्टडिंग 50 और 100 प्लांट्स ऑफ सोयाबीन इन ऑर्डर टू नाउ द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन देयर ग्रोथ एंड यील्ड। यू आर स्टडिंग द सिंगल और वन पॉपुलेशन ऑफ सोयाबीन प्लांट, दिस स्टडिंग इज अ आर्टकोलॉजी। कह रहा है कि सोयाबीन प्लांट आपके पास एक पॉपुलेशन है, आपने देखना है कि जो हमारे पास पानी होता है, गंदा पानी होता है, उससे उनकी ग्रोथ और उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो मतलब आपने सिंगल पॉपुलेशन के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की स्टडी की, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टकोलॉजी। अब जो सिंकोलॉजी है वो थोड़ा सा बस इससे डिफरेंट है। सिंकोलॉजी में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सिंकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी। आर्टकोलॉजी में आपने क्या किया था, आपने किसी एक पॉपुलेशन का रिलेशनशिप स्टडी किया था उसके इन्वायरमेंट के साथ। लेकिन अगर आप कम्युनिटी का रिलेशनशिप स्टडी करो, कम्युनिटी में क्या होती है, डिफरेंट क्या आ जाती हैं, पॉपुलेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं। तो आप अगर आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ का या कम्युनिटीज़ का रिलेशनशिप स्टडी करो किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या होगा, सिंकोलॉजी। आर्टकोलॉजी के अंदर आपने एक पॉपुलेशन का रिलेशन स्टडी करना है इन्वायरमेंट के साथ, और सिंकोलॉजी में अपनी कम्युनिटीज़ का रिलेशनशिप स्टडी करना उनके इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायो मीन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें प्लांट्स, तो प्लांट्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स, एनिमल्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स, बैक्टीरियाज आर बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें ए बायोटिक कंपोनेंट्स, तो ए बायोटिक कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर आप बात करें एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, ये सारे के सारे कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब। अब ये जो फूड चेन और फूड वेब है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा गया। फूड चेन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। पहले किसी को खाना फिर खुद खाया जाना। तो ये जो एक चेन होती है खाने की और खाए जाने की, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली फूड चेन। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दिए, ईगल मे ईट ब्लू बर्ड ईट इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर एंड कैटरपिलर फीड ऑन ग्रास और ग्रीन लीव्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फूड चेन। मतलब ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, कैटरपिलर को कौन खा रहा है, ब्लू बर्ड को कौन खा रहा है, ईगल। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली फूड चेन। अब फूड वेब क्या होता है, फूड वेब किसे कहते हैं, वेब बोलते हैं किसी जाल को। तो जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है डिफरेंट फूड चेन्स का, द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट या मैनी फूड चेन्स का, उसे हम क्या कहते हैं, फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। स्टूडेंट ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन है ना, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन स्टूडेंट आपको पता है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर ग्रेजुअली क्या आता है, अगर उसके अंदर क्या आता है, चेंज आता है, तो उसके अंदर जो चेंज आ रहा है किसी भी कम्युनिटी के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो दैट इज़ कॉल्ड देयर सक्सेशन। अब जैसे आपने अगर देखा होगा कि कोई ऐसा एरिया जो पहले बंजर था, अब वहाँ पे पूरा जंगल बन गया, तो दैट इज़ सक्सेशन। तो अपने सक्सेशन को हमेशा किसे याद रखना, चेंज से। कि सक्सेशन क्या होता है कि किसी भी जगह में अगर क्या आ गया,
ग्रेजुअली क्या आया, चेंज आया, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। अब सक्सेशन दो तरह की होती है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अब पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सक्सेशन की। अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड from bar rocks, sand, or clear glacial pool where there was no trace of previous life. The formation of an ecosystem where scratch is a process often requiring thousands of years. कह रहे हैं कि इसके सिंपल आपने कॉन्सेप्ट इस तरह से याद करना है कि जो प्राइमरी सक्सेशन होती है ये उस एरिया पे होती है, उस लैंड पे होती है, उस जगह पे होती है जहाँ पर नो ट्रेस ऑफ प्रीवियस लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जहाँ पे कभी ज़िंदगी का कोई ट्रेसिस था ही नहीं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कभी भी लाइफ या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन ग्रेजुअली क्या आया, उस जगह में चेंज आया और वहाँ पे एक पूरी की पूरी डेवलप्ड कम्युनिटी बन गई। तो दैट काइंड ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। ये कहाँ होती है, उस ऐसी जगह पे चेंज आना, ऐसी जगह पे सक्सेशन होना जहाँ पे नो ट्रेसिस ऑफ प्रीवियस लाइफ हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो ये क्या होती है, ड्यूरिंग सेकेंडरी सक्सेशन अ न्यू इकोसिस्टम डेवलप आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब एज इन द केस ऑफ फोर्स फायर और एन अबंडेंट फॉर्म फील्ड। तो इसका कहने का मतलब है कि सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होती है जहाँ पहले से कोई इकोसिस्टम था, लेकिन किसी वजह से, किसी डिज़ास्टर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए टोटली, फिर वहाँ पे दोबारा एक नई कम्युनिटी डेवलप हो गई, तो दैट सक्सेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। तो मतलब प्राइमरी सक्सेशन किसी न्यू लैंड पे होती है, किसी न्यू जगह पे होती है, और उस जगह पे होती है जहाँ पे पहले कभी लाइफ के ट्रेसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे। और प्राइमरी सक्सेशन काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। और जो सेकेंडरी सक्सेशन होती है ये उस जगह पे होती है जहाँ पहले लाइफ के ट्रेसेस थे, जहाँ पहले एक प्रॉपर कम्युनिटी डेवलप थी, लेकिन किसी डिज़ास्टर ने वहाँ की कम्युनिटी को स्पॉइल करके रख दिया, फिर वहाँ पे दोबारा चेंजेस आए और दोबारा वहाँ पे कम्युनिटी डेवलप हुई, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन टाइम टेकिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि वहाँ पहले लाइफ के ट्रेसेस एग्जिस्ट करते थे और इसलिए वहाँ पे जो सक्सेशन हुआ वो टाइम टेकिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जीरो सीरी एंड हाइड्रो सीरी। अगर हम जीरो सीरी और हाइड्रो सीरी की बात करें, ये दोनों प्राइमरी सक्सेशन के टाइप्स हैं। जीरो मीन क्या होता है, ड्राई, और हाइड्रो मीन क्या होता है, वाटर। अगर हम बात करें कि प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड, अगर तालाब के अंदर, किसी पानी के अंदर सक्सेशन हो रही है, तो दैट काइंड ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर? और अगर हम बात करें जीरो सीरी की, तो जीरो सीरी क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ ड्राई सॉइल और हैबिटेट इज कॉल्ड जीरो सीरी। हाइड्रो सीरी में क्या होता है कि प्राइमरी सक्सेशन अगर स्टार्ट हो रही है किसी तालाब के अंदर या किसी ऐसे पानी के अंदर जहाँ अर्लीस्ट लाइफ के ट्रेसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो दैट सक्सेशन इज कॉल्ड हाइड्रो सीरी। और अगर प्राइमरी सक्सेशन किसी ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे ड्राई लैंड है, पानी नहीं लैंड है, तो दैट सक्सेशन इज कॉल्ड जीरो सीरी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, डिफाइन प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है, कह रहे हैं कि एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल इज अ प्रीडेटर। कह रहे हैं एक ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को का शिकार करता है, उससे वो क्या कहते हैं, प्रीडेटर। अब प्रीडेटर इज़ अ कंज्यूमर, और वो कंज्यूमर होता है, मतलब वो दूसरों की जो फूड होती है उस पर रिलाई करता है। द एनिमल दैट इज कॉच एंड ईटन इज द प्रे। कह रहे हैं कि वो एनिमल जो पकड़ा जाए और खाया जाए वो कौन होता है, शिकार। जो पकड़े वो शिकारी, और जो पकड़ा जाए वो क्या है, शिकार। द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीडेशन। तो ये जो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली प्रीडेशन। आपने इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी याद कर सकते हो, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। अब इसकी एग्जांपल देखो, कैट और माउस। आपको पता है कि जो कैट है वो कौन है, वो प्रीडेटर है, और माउस यहाँ पे क्या है, प्रे। फॉक्स और रैबिट, फॉक्स प्रीडेटर है, रैबिट क्या है, प्रे। सील और फिश, सील हमारे पास क्या है, प्रीडेटर है, फिश यहाँ पे क्या है, प्रे। फ्रॉग और मॉस्किटो, फ्रॉग यहाँ पे क्या है, प्रीडेटर है, और मॉस्किटो यहाँ पे क्या है, प्रे। हॉक और स्मॉल बर्ड्स, तो हॉक यहाँ पे क्या है, प्रीडेटर, और स्मॉल बर्ड्स यहाँ पे क्या है, प्रे। तो ये जो प्रीडेटर्स और प्रे का आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीडेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन इन्फेस्टेशन। अगर हम इन्फेस्टेशन की बात करें कि इन्फेस्टेशन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स, डिजीजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉज्ड बाय पैरासाइट्स आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिजीजेस पैरासाइट्स की वजह से होते हैं, आपको पता है कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हॉर्स की बॉडी में रहते हैं, उन्हीं से शेल्टर लेते हैं, उन्हीं से फूड लेते हैं,
और बदले में उन्हें नुकसान देते हैं या कभी कभी नहीं भी देते। तो अगर पैरासाइट्स आपकी बॉडी में क्या कॉज करें, डिजीज़ कॉज करें, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फेस्टेशन। फॉर एग्जांपल मलेरिया, अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है ये एज ए पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं? मलेरिया का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन म्यूचुअलिज्म एंड गिव द एग्जांपल ऑफ लाइकन्स। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ पार्टनर गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है? बेनिफिट होता है। तो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने डिस्कस करेंगे लाइकन की। कह रहे कि लाइकन्स आर एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गी। कह रहे कि जो लाइकन है ये हमारे पास एग्जांपल है किसी चीज़ की? म्यूचुअलिज्म की। और इस लाइकन्स रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन होता है, एक फंगस और एक क्या? एल्गी। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर रेमर्स? रेमर्स क्या होते हैं? शार्क मे हैव स्मॉल फिश कॉल्ड रेमर्स अटैच्ड टू देम। एज अ शार्क फीड द रेमर्स पिक अप द स्कार्प्स। The Remers benefit from this relationship. The shark is not affected at all. तो स्टूडेंट रेमर्स को आपने सिंपली याद करना है कि जो शार्क होती है, तो शार्क के साथ कुछ स्मॉल फिशेस क्या होती हैं? अटैच होती हैं। तो दैट स्मॉल फिशेस विच आर अटैच्ड विद शार्क फॉर गेटिंग फूड, दैट आर कॉल्ड रेमर्स। हमें आपने ये पढ़ा था कमेंसलिज्म के अंदर कि कमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर को तो बेनिफिट होता है लेकिन अगले पार्टनर को ना ही बेनिफिट होता है ना ही क्या होता है? नुकसान होता है। तो यहाँ पे जो रेमर्स हैं ये वो पार्टनर है जिन्हें बेनिफिट हो रहा है और शार्क वो है जिसको ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रेजिंग एंड ग्रेजर्स। ये थोड़ा एक कंफ्यूजन है। ग्रेजिंग एक प्रोसेस है और ग्रेजर्स एनिमल्स को बोलते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक रैबिट्स, गोट्स, शीप्स, काउस, बैफेलोज एंड हॉर्सेस फीड ऑन ग्रासेस। कह रहे कि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि घास खाते हैं। दिस मोड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड ग्रेजिंग। ये जो मोड ऑफ फीडिंग है ग्रास को खाने वाला, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ग्रेजर्स। और वो एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं दैट आर कॉल्ड ग्रेजर्स। और वो कौन कौन से हैं? गोट, शीप, काउस, बैफेलोज, हॉर्स, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ ग्रेजिंग इफेक्ट द ग्रास लैंड इकोसिस्टम। कह रहे हैं कि ग्रेजिंग किस तरह से ग्रास लैंड इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। तो कह रहे हैं ग्रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द इकोसिस्टम। कह रहे कि अगर मॉडरेट ग्रेजिंग की जाए, मॉडरेट ग्रेजिंग इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन ग्रास लैंड इकोसिस्टम। कह रहे अगर हम चाहते हैं कि हमारा ग्रास लैंड इकोसिस्टम मेंटेन रहे तो मॉडरेट ग्रेजिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ग्रास ना खाई जाए बाय एनिमल्स। इट डिस्ट्रॉय द competitors and help the grass to grow well. Overgrazing may lead to transformation of a grassland into desert. कह रहे कि अगर हम ग्रेजिंग की बात करें, अगर तो मॉडरेट ग्रेजिंग होगी तो उससे क्या होगा कि डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप रहेगा। लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग होगी, ज़रूरत से ज़्यादा घास को खाया जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेजर्ट में। और आप ये बात जानते हो कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम का डेजर्ट इकोसिस्टम में शिफ्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। मतलब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है और डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें नाइट्रिफिकेशन की, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करके हम क्या बनाते हैं? अमोनिया और अमोनियम आयंस। तो वो जो अमोनिया और अमोनियम आयंस का बनना है दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। फिर क्या होता है? सेवरल बैक्टीरिया इन सॉइल, मट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आर एबल टू ऑक्सीडाइज अमोनिया और अमोनियम आयंस। वो क्या करते हैं? वो उस अमोनिया और अमोनियम आयंस को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन होती है किस चीज़ की? अमोनिया और अमोनियम आयंस की, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, जिसकी वजह से वो अमोनिया और अमोनियम आयंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। क्लियर? और ये कैसे होती है? सॉइल बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? अमोनिया और अमोनियम आयंस को, और कन्वर्ट कर देते हैं उसको किसके अंदर? नाइट्रेट्स के अंदर। सेकंड है डी नाइट्रिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। अब कह रहे हैं कि नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सर्टन सॉइल बैक्टीरिया। In the absence of oxygen, these bacteria break down nitrates, releasing nitrogen back into the atmosphere and using the oxygen for their own respiration.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अब स्टूडेंट्स हमने अमोनिया और अमोनियम आयन से क्या बनवा लिए, नाइट्रेट्स बनवा लिए, और हमें पता है कि ये नाइट्रेट्स जो हैं इन्हें प्लांट्स क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। लेकिन अगर ये नाइट्रेट्स अभी सॉइल में ही है, अभी इन्हें प्लांट्स ने यूटिलाइज नहीं किया, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, उन्हें अपनी रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन हासिल करने के लिए इन नाइट्रेट्स को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि इन नाइट्रेट्स के साथ क्या लगी होती है, ऑक्सीजन लगी होती है। तो जब वो इन नाइट्रेट्स को ब्रेक करते हैं फॉर गेटिंग ऑक्सीजन, तो इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस दोबारा कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो नाइट्रोजन गैस का दोबारा गेट बैक चले जाना कहाँ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर। दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब ये कह सकते हैं नाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रेट्स बन रहा है और डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर वही नाइट्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस दोबारा एटमॉस्फेयर में जा रही है। दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, जो कि बोर्ड में मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से रेडी करना है। नाउ अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पार्ट हमारा कौन सा वाला है, एमसीक्यूज। सो स्टूडेंट्स जो सबसे पहला एमसीक्यूज आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। जिंक, आयरन, सल्फर या आयोडीन, यार इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो स्टूडेंट द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज इज सल्फर। जिंक, आयरन और आयोडीन ये तीनों की तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जबकि सल्फर जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, अलॉन्ग कैल्शियम, सॉरी कार्बन वगैरह और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिज्म, माइकोराइजा, लाइकन्स या कमेंसलिज्म। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये जो एसोसिएशन होती है बिटवीन फंगस एंड एल्गी, ये क्या होती है, लाइकन्स एसोसिएशन होती है। और एग्जांपल किस चीज़ की होती है, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल में आती है। द ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट विच कैप्चर एंड ब्रिंग लाइट एनर्जी इनटू इकोसिस्टम आर स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, सॉरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट्स की, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि फूड को प्रिपेयर करते हैं। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट है अ चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट। ऑप्शन है निच, अनस्टेबल इकोसिस्टम, पाइनेट्स या सक्सेशन। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि एग्जांपल किस चीज़ की है, सक्सेशन की है, कि जो चेंज आता है किसके अंदर, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ क्या, टाइम। उसके बाद हु प्रपोज द टर्म ऑफ निच इन इकोलॉजी, यानी कि किसने जो थी ये निच की टर्म प्रपोज की थी, हैकेल ने, ग्रेनियल ने, लेमार्क ने या ल्यूमियस ने। तो इसमें हम जानते हैं कि जो जोसेफ ग्रेनियल्स था, इसने एक जो निच की टर्म थी इकोलॉजी के अंदर वो क्या की थी, डिस्क्राइब की थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन इकोसिस्टम सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ, यानी इकोसिस्टम के अंदर जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है वो कौन सा होता है? स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर। तो T2 जो होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। T3 कौन सा होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और T4 कौन सा होता है, टर्शियरी कंज्यूमर। तो द राइट आंसर हियर इज कौन सा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद हमारे पास है द सक्सेशन इन पॉन्ड इज कॉल्ड, कह रहा है कि पानी में होने वाली जो सक्सेशन होती है वो क्या होती है, डेरोसीरी, जीरोसीरी, हाइड्रोसीरी या मीजोसीरी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो हाइड्रोसीरी होती है ये प्राइमरी सक्सेशन होती है इन अ पॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेशन ऑन ड्राई सॉइल इज कॉल्ड, कह रहा है अगर ड्राई सॉइल पे अगर सक्सेशन होती है तो वो किस तरह की सक्सेशन है, हाइड्रोसीरी है, जीरोसीरी है, डेरोसीरी है या डिजर्टिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जीरोसीरी जो होती है ये वो प्राइमरी सक्सेशन होती है जो कहाँ पर होती है, ड्राई लैंड पे होती है। उसके बाद बायोम इज अ डैश कम्युनिटी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, क्लाइमेक्स या रीजनल। दूसरे से हम जानते हैं कि जो बायोम होता है वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होता है। तो ये कौन सी कम्युनिटी होती है, रीजनल कम्युनिटी होती है, लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट, टुंड्रा, etc. द बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स फिक्स नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज तो नहीं कर सकते, तो उन्हें ज़रूरत होती है इसको किस में कन्वर्ट करने की, नाइट्रेट्स की, देन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने रूट्स के साथ जो बैक्टीरिया अटैच किए होते हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, स्टूडेंट्स, नाइट्रेट्स के अंदर। तो राइट आंसर है इज क्या, नाइट्रेट्स। उसके बाद प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड बाय, कहते हैं कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्लांट्स का मेजर काम क्या करना है, फोटोसिंथेसिस,
अब प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, वो कंजप्शन करता है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और रिलीज वो क्या करता है, ऑक्सीजन। तो हम ये देखेंगे कि वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी ऑक्सीजन को वो रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर स्टूडेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बाकी जो है वो फोटोसिंथेसिस से रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, कह रहे हैं में से कौन सी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप की एग्जाम्पल है, फंगस एंड एल्गी नहीं, फ्लावर एंड इंसेक्ट नहीं, रूट नेड्यूल बैक्टीरिया नहीं, फॉक्स एंड रैबिट। इसमें ये जो फॉक्स एंड रैबिट है ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की, प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप की। उसके बाद है इन जीरो सीरी पॉलीट्राइकम एंड टॉर्टिला रिप्रेजेंट। जीरो सीरीज स्टूडेंट हमने देखा है कि जीरो सीरीज जो सक्सेशन है वो ड्राई लैंड की होती है और उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। कह रहे हैं कि ये जो पॉलीट्राइकम और टॉर्टिला है कि किस स्टेज के अंदर होते हैं, हर्बेशियस स्टेज के अंदर, फॉलिएज स्टेज के अंदर, क्रस्टोज स्टेज के अंदर, या मॉस स्टेज के अंदर। तो स्टूडेंट जो मॉस स्टेज होती है उसके अंदर पॉलीट्राइकम और टॉर्टिला एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल belonging to same species sharing a common geographical area is called। तो स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कहीं पे सेम स्पीशीज़ का वर्ड यूज़ होगा, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ का, तो 100% वो किसकी बात हो रही होती है, पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं वो किसकी कह रहे हैं, पॉपुलेशन की ही कह रहे हैं, क्या ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट है लाइकन आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन या कमर्शियलिज्म। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लाइकन्स हैं ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों पार्टनर्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है। और लाइकन रिलेशनशिप किसके बिटवीन होता है, एल्गी एंड फंजा। उसके बाद सक्सेशन बिगिन बाय अ फ्यू हार्डी इन्वेडर्स कॉल्ड, क्या जो सक्सेशन है वो स्टार्ट होती है वो कुछ चंद इन्वेडर से होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, इनिशिएटर्स, पायनियर्स, फाउंडर्स एंड क्रिएटर्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सक्सेशन स्टार्ट होती है विद फ्यू हार्डी इन्वेडर्स, उन्हें क्या कहते हैं, पायनियर्स। और जो एंड स्टेज होती है सक्सेशन की उसको क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। नेक्स्ट द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड, कह रहे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका वो घर है, वो क्या कहलाता है, उसका निच कहलाता है, उसका एबोर्ड कहलाता है, उसका टेरियन कहलाता है, या उसका हैबिटेट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं हैबिटेट क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल लोकेशन होती है जहाँ पे वो रहता है। उसके बाद एन एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन पार्टनर गेट बेनिफिट एंड अदर इज हार्म, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टनर को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। ये क्या है, ये म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोसिस है, पैरासाइटिज्म है, या कमर्शियलिज्म है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पैरासाइटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, एक पार्टनर को हार्म हो रहा होता है। उसके बाद द टर्म निच वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ऑर्निथोलॉजिस्ट था जोसेफ ग्रेन्यूल, उसने सबसे पहले क्या किया था, और निच की टर्म को डिफाइन किया था। उसके बाद इन रूट नेड्यूल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट आर, कि बैक्टीरिया की रूट्स के साथ कौन से ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रूट नेड्यूल्स के साथ बैक्टीरिया का रिलेशनशिप होता है, वो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं, प्लांट्स को बदले में उससे क्या लेते हैं, फूड ले रहे होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन विच स्टार्ट इन पोर्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, कह रहे कि वो प्राइमरी सक्सेशन जो कि पानी में होती है उसे क्या कहते हैं, डेरोसीरी, हाइड्रोसीरी, इकोसीरी एंड जीरोसीरी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पॉन्ड्स के अंदर जो सक्सेशन होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसीरी। तो स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यू से होप्स हो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो स्टूडेंट्स आपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, और एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।